हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2021 के इस मेंस के पेपर को। चूँकि आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी 2021 का मेंस आज से शुरू हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2021 मेंस के जीएस पेपर 1 को, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जो पहला पेपर है वो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का होता है। हालांकि ज्योग्राफी वाले में थोड़ा सा साइंस एंड टेक के भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन मोस्टली ज्योग्राफी होती है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चन की एनालिसिस भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। कुछ फ्रेंड्स का कहना ये था कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा। वो देखिए, मैं पहले भी इन चीज़ों को कहता आया हूँ कि देखिए 3 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। या तो आपसे बन जाएंगे या तो आपसे नहीं बनेंगे, एक सिंपल सी बात है। लेकिन जो 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके नॉन नॉलेज में होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो टर्म आपने सुन रखा है, तो यदि आपने प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग कर रखी है तो वहाँ पे कम से कम नॉलेज पे भी आप आंसर को बढ़िया तरीके से फॉर्मेट में बना सकते हैं। और जो 11 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, अब देखो कम से कम नॉलेज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना हो। मतलब जो बंदा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है तो उसके पास इतना नॉलेज तो होता है कि वो मेंस में उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसको ट्रांसलेट कर सकता है। नाउ 11 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी कुछ ना कुछ होती है, कई सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होते हैं। तो वहाँ पर भी यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करें तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब रियल स्कोप जो होता है वो 5 मार्कर 11 मार्कर में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपने आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करी है तो वहाँ पे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। नाउ 3 मार्कर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि उन टर्म्स का नाम आपने लाइफ में कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। और ऐसा ही इस बार हुआ। एमपीपीएससी का जो जीएस में पेपर 1 में जो पार्ट ए वाला पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री वाला पार्ट था, उसके कुछ क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब 3 मार्क क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स रहे होंगे जिनका नाम आपने कभी लाइफ में सुना ही नहीं होगा, है ना। या हो सकता है सुना भी हो तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसका 5 मार्कर की बात करें, 11 मार्कर की बात करें तो वो तो अपने स्टैंडर्ड लेवल पे था। लेकिन 3 मार्कर क्वेश्चन कई सारे ऐसे थे जो मुझे डिफिकल्ट लगे। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा। ज्योग्राफी वाले पार्ट की बात करें, पार्ट बी की बात करें तो वो पार्ट स्टैंडर्ड पेपर था, हम कह सकते हैं। उसमें तो कई सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन रही होगी तो उसको आप प्रॉपर तरीके से लिखे होंगे। लेकिन पार्ट ए वाले पोर्शन का यदि हम 3 मार्कर की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। आइए देखते हैं बेसिकली पेपर को। लेट्स सी दिस वन। नाउ लुक एट हियर। तो ये हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कुल 15 क्वेश्चंस हैं, आपको देने हैं 15 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कौमुदी महोत्सव के बारे में। देखिए कौमुदी महोत्सव जो है ये बेसिकली ये एक कह सकते हैं एक संस्कृत प्ले है, संस्कृत नाटक आप कह सकते हो, जिसमें बेसिकली जिसको लिखा है बेसिकली वज्जिक ने। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो कौमुदी महोत्सव है वो किसके बारे में है। यदि आप ये बात करें तो इसमें कल्याण वर्मन थे जो कि एक एग्जाइल्ड प्रिंस थे मगध के, उनको एग्जाइल कर दिया गया था। तो कल्याण वर्मन के बारे में ये नाटक है। और इसके अलावा इनकी एक प्रेमिका थी, इनका नाम है कीर्तिमती। उनके बीच में ये जो है अपना प्ले है, नाटक है, जो कि है कौमुदी महोत्सव। तो ये है महोत्सव में ये मत सोच लेना कोई महोत्सव मतलब कोई फेयर फेस्टिवल है। इट्स नॉट लाइक दैट। कौमुदी महोत्सव प्रॉपर तरीके से एक संस्कृत प्ले है, संस्कृत नाटक है जिसको लिखा था वज्जिक ने, है ना। ये थर्ड से अब इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन जो उसमें नाटक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके हिसाब से लगता है कि 3rd सेंचुरी AD में लिखा गया होगा। ऐसा बेसिकली यहाँ पर और डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है ना। तो ये रहा कौमुदी महोत्सव। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कौमुदी महोत्सव डेफिनेटली इसके बारे में आपने कम शायद सुना होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष शायद आप लोगों ने सुना होगा, दैट्स पॉसिबिलिटी बिकॉज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉडर्न प्रशासन जो था वहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है, आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते थे वो अध्यक्ष के फॉर्म में होते। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यदि हम बात करें सूत्राध्यक्ष की बात करें, सूत्राध्यक्ष कौन से विभाग के मंत्री होते थे? ये बेसिकली टेक्सटाइल विभाग के जो मंत्री हैं उनको बोलते थे सूत्राध्यक्ष। तो इनके अंडर में क्या था, जो भी टेक्सटाइल्स की स्पिनिंग है, वेविंग है, मतलब काटना है, बुनना है, वो सारी की सारी इनके डिपार्टमेंट आता था। वैसे और भी कुछ मंत्री हैं, जैसे एक होते थे सीताध्यक्ष। कुछ एग्जाम में सीताध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। सीताध्यक्ष क्या होता है? सीताध्यक्ष जो हैं ये कौन से विभाग के मंत्री होते हैं? ये बेसिकली एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग के मंत्री जो थे वो सीताध्यक्ष कहलाते थे।
तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का आवंटन हुआ था। तो ये सूत्राध्यक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था, तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया। आई एम श्योर सूत्राध्यक्ष टर्म जो है आपने पहले भी सुना होगा, यदि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न प्रशासन के बारे में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करके पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे श्री हर्ष सियक। सियक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बेसिकली परमार डायनास्टी के फाउंडर हैं, तो अब बेस बात है। और पहले परमार राजाओं में देखा जाए तो जो सियक की बात करें तो ये राष्ट्रकूट के एक प्रकार से फ्यूड हुआ करते थे। फ्यूड मतलब जो सामंत होते थे, है ना। और जो राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम है कृष्ण थ्री के बेसिकली सामंत हुआ करते थे। जब कृष्ण थ्री की मौत हुई उसके बाद में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और परमार वंश की आधारशिला रखी, है ना। एक टर्म यहाँ पे लिखा है ख्वाजा ताश। ये टर्म भी शायद आपने कम ही कम सुना होगा, ख्वाजा ताश। देखिए ख्वाजा ताश वैसे यदि आप गूगल में सर्च करोगे तो एक टर्किश टर्म है जिसका मतलब होता है को स्लेव्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो अलाई अमीर हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो जो अलाई अमीर हैं उनको ख्वाजा ताश बोला। ख्वाजा ताश मतलब कंबाइंड स्लेव। जितने भी अलाई अमीर हैं वो इनके कंबाइंड स्लेव मतलब स्लेव्स कहलाए, मतलब एक प्रकार से गुलाम, है ना। तो ये ख्वाजा ताश का मतलब होता है स्लेव्स ऑफ द सेम मास्टर, मतलब एक मास्टर है और उसके बहुत सारे स्लेव्स हैं, मतलब गुलाम हैं। तो ख्वाजा ताश का मतलब ये हो गया। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी का। चांद बीबी टर्म तो बहुत फेमस है, बिकॉज चांद बीबी एक बहुत ही दक्कन रीजन की हम बात करें बहुत ही वेल नोन वॉरियर थी। और देखा जाए तो बीजापुर के सुल्तान थे बेसिकली इब्राहिम आदिल शाह, तो उनकी रेजेंट के रूप में थी 1580 से लेकर 1590 तक। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे अहमद नगर जो है सल्तनत की भी ये रेजेंट के रूप में थी। तो बहादुर शाह जो वहाँ के सुल्तान थे उनकी भी रेजेंट थी 1595 से लेकर 1600 तक। सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट है इतिहास के पन्नों में वो ये है कि 1595 में 1595 में जब अकबर की सेना का मुकाबला हुआ किससे, अहमदनगर के सुल्तान से, बहादुर शाह की सेना से, तो वहाँ पर चांद बीबी ही उसका नेतृत्व कर रही थी और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसलिए इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चांद बीबी, है ना। शी इज़ वेल नोन वॉरियर ऑफ दक्कन एरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने अमीनी आयोग। अमीनी आयोग शायद हो सकता है कभी आपने पढ़ा होगा, यदि ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ा होगा तो अमीनी आयोग में देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपने टाइम में, मतलब 1776 के टाइम में, 1776 में इन्होंने अमीनी आयोग गठन किया था। उसका पर्पज़ क्या था कि जो वहाँ पे हमारे देश में जो एग्रेरियन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में प्रॉपर सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अमीनी आयोग का फॉर्मेशन किया गया था। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, किताबों में ये नाम मिलता है, तो इसलिए आई डाउट कि भी आपको पता रहा होगा। दैट्स ऑल्सो वी कैन से दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक टर्म और पूछा गया यहाँ पे बाकास्ता के बारे में। बाकास्ता, देखो बाकास्ता क्या है। बाकास्ता एक मूवमेंट था, एक आंदोलन आप कह सकते हो, आंदोलन था, पीजेंट मूवमेंट है, मतलब किसानों का आंदोलन है। तो पर्पस क्या था, जो बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार में जो जमींदारी सिस्टम चल रही थी उसके खिलाफ में बाकास्ता जो है आंदोलन चलाया गया था, है ना। कब का टाइम था, 1937 से लेकर 39, ये टाइम पीरियड था जब बाकास्ता आंदोलन चलाया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वो थे स्वामी सजानंद सरस्वती, जिनका नाम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाकास्ता के बारे में यदि आप लिख रहे हो तो स्वामी सजानंद सरस्वती के बारे में लिखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हृदयनाथ कुंजरू, जिनका स्टार्ट में HM कुंजरू के नाम से ना आता है। तो आई एम श्योर ये टर्म बहुत ही कॉमन है और आपको इनके बारे में पता ही होगा, बिकॉज जो हमारा जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन 1953 में किया गया था, जिन्होंने 1955 में जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उनमें 3 लोग थे। कौन कौन थे, फजल अली, KM पनिकार और HM कुंजरू। तो ये वही HM कुंजरू हैं जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर थे। तो बाद में इनकी जो रिकमेंडेशन, उसके बाद में जो 14 स्टेट्स हैं और बेसिकली 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उस समय का जो ये नाम है हृदयनाथ कुंजरू, जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर थे। और याद रहे मध्य प्रदेश का भी फॉर्मेशन 1956 में हुआ था, इसी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 पार्ट हुआ करते थे। एक तो केंद्रीय प्रांत और बरार था, इसके अलावा मध्य भारत था जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी, विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी, और भोपाल। इन चारों को मर्ज कर दिया गया था। तो ये रिकमेंडेशन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। नाउ अगला नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता बिल।
इस टर्म को भी आपने खूब सुना होगा, भारतीय स्वतंत्रता बिल। हालांकि हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के रूप में सुना होगा या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सुना होगा आप लोगों ने। तो एक्ट तो 1947 में आया, लेकिन बिल की यदि हम बात करें तो बिल क्या था, बिल जब पास होता है तो एक्ट बन जाता है, लेकिन बिल कहाँ लाया गया था, याद रहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया था 16 जुलाई 1947 को, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होने के बाद में ये बन गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसके चलते यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी कि इंडिया का पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान और इंडिया दो डोमिनेंट बन गए। तो ये है अपना भारतीय स्वतंत्रता बिल। नाउ तो ये टर्म तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, दैट्स पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर्मवीर। कर्मवीर ये नाम हालांकि आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भाऊराव पाटिल का नाम। क्या नाम है, भाऊराव पाटिल। और भाऊराव पाटिल साहब जो हैं ये बहुत ही वेल नोन सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। बेसिकली आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया। कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र में कोल्हापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बेसिकली सोशल रिफॉर्म तो आपने किया ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ज्योतिबा फुले साहब से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और ज्योतिबा फुले साहब का जो आंदोलन था, उनका जो संगठन था सत्यशोधक समाज, उसके भी मेंबर रहे, और साथ में उन्होंने जो सत्यशोधकी जलसा होता था महाराष्ट्र में, उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। और ये हैं आपके भाऊराव पाटिल साहब, जो कि कर्मवीर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके मेन इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। माचा, हालांकि माचा नहीं माछ है, तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है, आप जानते ही हैं। अपने मालवांचल का वैसे लोकनाट्य है, लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है। बरमान मेला ये बड़ा फेमस है। ये बरमान मेला मैंने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस भी किया है। नरसिंहपुर जगह में ये बरमान मेला आयोजित किया जाता है, जो कि नर्मदा नदी किनारे आयोजित किया जाता है, तो ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। मकर संक्रांति का टाइम में बरमान मेला आयोजित किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। जजाक भुक्ति की बात करें, बहुत ही बेसिक सा टर्म है, बिकॉज जजाक भुक्ति बेसिकली बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो जजाक भुक्ति का क्षेत्र था, और आपको पता होना चाहिए यहीं पर चंदेल राजाओं ने रूल किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नानक ने इसकी स्थापना किया चंदेल वंश की, और शुरू में इसकी राजधानी क्या थी, बेसिकली राजधानी क्या थी, खजुराहो। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, अंतिम राजा की बात करें वो थे परमर्दिदेव, है ना। परमर्दिदेव वही हैं जिनके दो बेसिकली वेरियर थे, आला उदल, आप जानते होंगे, आलाखंड। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है तुकोजीराव तृतीय होलकर। तुकोजीराव होलकर की बात करें तो बेसिकली कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, बाद में इनको एग्जाइल में डाल दिया गया था। तो एक तो उसके लिए फेमस हैं तुकोजीराव तृतीय होलकर। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण इवेंट है। हालांकि इवेंट बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1903 से लेके 1926 तक का टाइम पीरियड है। तो मतलब वर्ल्ड वार 1 जो है इन्हीं का टाइम में हुआ था, तो तुकोजीराव तृतीय होलकर। एनीवे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, किसी भी राजा के बारे में याद रखना, दैट्स डिफिकल्ट वन। दोस्त मोहम्मद खान का नाम तो खूब सुना होगा। इसको मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन कह सकता हूँ, बिकॉज चूंकि रानी कमलापति का नाम बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में, इसलिए दोस्त मोहम्मद खान का भी नाम पॉपुलर हो गया था। चूंकि रानी कमलापति के हस्बैंड निज़ाम साहब की जो हत्या हुई, उसके बाद में दोस्त मोहम्मद खान के साथ इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं एग्रीमेंट किया था, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान ने थोड़ी सी सपोर्ट किया था, आर्म फोर्सेस के रूप में। और दोस्त मोहम्मद खान ये भोपाल स्टेट के फाउंडर माने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट याद रखिएगा, बाद में हालांकि रानी कमलापति का जो बेटे थे नेवल शाह, उनकी हत्या करके दोस्त मोहम्मद खान ने वो पूरा एरिया कब्जा लिया था। तो ये बेसिकली इस तरह से था। तो एक प्रकार से मदर की हेल्प की थी, लेकिन बेटे की हत्या करके वो एम्पायर कैप्चर कर लिया था। तो ये है दोस्त मोहम्मद खान। तो ये है हमारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस 3 मार्कर। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन तो मतलब हैं अपने क्लच में हैं, जैसे दोस्त मोहम्मद खान क्वेश्चन आसान हो गया। जजाक भुक्ति ये टर्म बहुत सुना है आपने, बरमान मेला सुना है आपने, मार्च सुना होगा। कर्मवीर का भाऊराव पाटिल के बारे में तो कम सुना होगा आपने, हो सकता है सुना हो कुछ लोगों ने। भारतीय स्वतंत्रता बिल तो बहुत कॉमन है, हृदयनाथ कुंजरू का नाम बहुत कॉमन है। बकास्ता तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अमीनी आयोग भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। चांद बीबी का नाम तो बहुत पॉपुलर है। ख्वाजा ताज भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हर सियक की बात करें तो सियक तो जानते ही होंगे आप। इसके अलावा यहाँ पे सूत्राध्यक्ष जो है ये टर्म शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, दैट्स पॉसिबिलिटी। कौमुदी महोत्सव तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो इससे आप कह सकते हैं हिस्ट्री में 3 मार्कर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट लेवल के आप कह सकते हैं।
5 मार्कर में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनी हुई मिलेंगी। जैसे ग्रेट बाथ की बात करें तो ये पूरा अपना सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो आपका बृहत स्नानागार पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया। 3 ऋणाज के बारे में लिखना है। दीवान एक कोई तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करना है आपको। सालबाई की संधि बड़ी फेमस संधि है, सालबाई की संधि डिस्कस किया था हम लोगों ने काफ़ी बार। सन्यासी विद्रोह भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसमें महत्वपूर्ण जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में लिखना था आपको। भारत सेवक मंडल क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग चाहें तो कमेंट बता सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये बख्तावर सिंह बारे में पूछा गया है। चित्रकूट के बारे में पूछा है, यहाँ पे मंदसौर की संधि पूछी गई है। आप पता होना चाहिए मंदसौर की जो संधि है ये बेसिकली होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। महाराज रघुराज सिंह के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कई सारे ऐसे टर्म्स हैं 5 मार्कर में जिसके बारे में आपने लब सुन रखा होगा। वही मैं कह रहा हूँ 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5 मार्कर में जिनके बारे में कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होगा। 3 मार्कर में कई बार धोखा हो जाता है। 3 मार्कर में तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपसे बनने वाले क्वेश्चन कई बार 40-50% क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए 3 मार्कर में बहुत परेशानी होना चाहिए, लेकिन 5 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से की जाए तो वहाँ पे स्कोर किया सकता है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट 11 मार्कर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड। या तो आप अशोक के धर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे और का ऑप्शन था, तो यहाँ पे करना आसान है। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन मुगल सिख रिलेशन फ्रॉम गुरु नानक टू गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्वेश्चन तो हालांकि थोड़ा सा आई थिंक आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी के प्रशासनिक जो संबंध शासन प्रबंध है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे। इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वैसे जो अक्सर डिस्कस किए आते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चौथ है और एक सरदेशमुखी है। तो आई एम श्योर ये टर्म आप लोगों ने खूब सुना होगा, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं कि चौथ सरदेशमुखी किससे वसूलाया था, कितना वसूलाया था। बाकी चीज़ें भी लिखनी होंगी यहाँ पे। मिनिस्टर्स क्या होते थे, उनके नाम क्या थे, है ना। एनीवे अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या थी, क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इज इट करेक्ट टू कॉल इट द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो वैसे तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ही बोला गया है, लेकिन एक और विद्रोह है जो काफ़ी फेमस हुआ बाद में, जो कि अभी 200 साल उसके पूरे हुए थे 2018 में, दैट वाज पाइका रिबेलियन। पाइका रिबेलियन। और जब 200 साल पूरे हुए थे तो वहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने बेसिकली ये रिक्वेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया जाए, लेकिन बाद में किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन पाइका रिबेलियन एक सैनिक विद्रोह था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए पाइका रिबेलियन को भी आप चाहें तो हल्का कोट कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वीं सेंचुरी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई इन रेनेसां ऑफ 19वीं सेंचुरी, डिस्कस द काज ऑफ इंडियन रेनेसां। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको कभी ना कभी लिखा ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थ्रो लाइट ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन महाकौशल रीजन। महाकौशल रीजन में असहयोग आंदोलन प्रकाश डालिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ फोक पेंटिंग ऑफ निमाड़ एंड मालवा। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व योगदान, तो कई सारी चीज़ों के फॉर्मेशन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। जैसे टेम्पल्स का फॉर्मेशन में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो हमारा महेश्वर का किला है उसका फॉर्मेशन भी आपने के द्वारा किया गया है। इवनली यदि हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, यदि हम बात करें तो वहाँ पे महेश्वर में आपने द्वितीय राजधानी ही बनाई थी। तो ये प्रकार से कह सकते हैं चीज़ों को मैनेज करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ों को कोट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखने के लिए बहुत सारा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवेल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। हालांकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बाद में आप लोगों ने शायद ये कंट्रीब्यूशन पढ़ा ही होगा। दैट्स वेरी पॉपुलर टर्म एक्चुअली। शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों का नाम काफ़ी पॉपुलर है, फादर सन। एनीवे अगला पार्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं मैं कह सकता हूँ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो बहुत सारे टर्म ऐसे थे जो कि आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन ज्योग्राफी में लगभग आपके क्लच में रहा है। जैसे कि माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो तो सभी लोग जानते हैं अफ्रीका का रीजन है। माउंट किलिमंजारो माउंटेन इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। भूकंप का अधिकेंद्र क्या है। व्हाट इज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, ये भी आप जानते हैं, दैट्स वेरी सिंपल वन। टॉर्नेडो क्या है
एंड मेनली इन विच कंट्रीज आर दे फाउंड, टॉर्नेडो कौन से देश में पाए जाते हैं, तो ये पूछा गया है। अगला है मालवा के पठार का विशेष क्षेत्र समतल क्यों है, वाई इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ मालवा प्लेटू फ्लैट। मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ लिखने के लिए आपके पास कंटेंट रहता है। जब आपको क्वेश्चन के बारे में हल्का से भी यदि पता है तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे। सामने वाला हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में एक भी नंबर ना दे, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक सिंपैथी बन जाती है कि हाँ पिछले क्वेश्चन में कुछ तो लिखा था, प्रयास किया था, तो चलो इस क्वेश्चन में इसे ठीक से लिखा है, थोड़ा अच्छे नंबर दे देते हैं। उसका मन होगा 1.5 नंबर देने का, 2 नंबर दे देगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बैराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्रा की जो ट्राइब्यूटरीज है वहाँ पे जब पढ़ा था हमने, तो बैराक के बारे में खूब पढ़ा था। एल निनो क्या है, तो एल निनो तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हल्का आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, पेरुवियन कोस्ट में क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे एल निनो के कारण जो बारिश होती है कम हो जाती है। इंडियन कॉन्टिनेंट की यदि हम बात करें, या हमारा मानसून प्रभावित होता है उससे। ला निना की बात करें तो ला निना में हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, एल निनो के कारण हमारे यहाँ सूखा की समस्या पैदा होती है। तो ये चीज़ों को आप कोट कर सकते हो, बहुत सारे लिखने के लिए है। नर्मदा नदी को मध्य देश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में बहती है, बड़ा ऑब्वियस बात है। वनों की दृष्टि से मध्य देश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित एवं महत्वपूर्ण है। विच फिजिकल रीजन ऑफ मध्य देश इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो इस समय बालाघाट का जो क्षेत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी ज़्यादा है इस समय, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं चाहें तो। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत फेमस है मलाजखंड और बारवेली। जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा पिक्चर के साथ। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। राइट द नेम, प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, स्थान और वर्ष सहित लिखे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुदूर संवेदन से क्या प्राय है, रिमोट सेंसिंग के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है एग्जाम में। GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्थान निर्धारण, GPS क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, कौन सी कंट्री के कौन सी GPS का इस्तेमाल करती है। जैसे यदि हम बात करें भारत की बात करें तो भारत का भी है, क्या है, नाविक, क्या बोलते हैं उसको, नाविक। इंडियन GPS क्या है, वो है नाविक। हालांकि पूरे वर्ल्ड को कवर नहीं करता, केवल इंडिया और इंडिया के आस पास चारों तरफ 1500 किलोमीटर और आगे तक का कवर करता है, मतलब पाकिस्तान के जो रीजन है वो कवर हो जाता है। तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो ये हमारा खुद का GPS है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट बी के जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो मतलब कुछ तो 1-2 लिखने में दिक्कत जाएंगे आपको, लेकिन इट्स लाइक नोन वन, मतलब आपको एटलीस्ट पता है उनके बारे में कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो पता ही है ना। 5 मार्कर की यदि बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई द अरल सी वॉज कॉल्ड ए डाइंग सलाइन लेक। अरल सागर को मरती हुई लवणी झील क्यों कहा जाता है, तो चलो ठीक है। ज्वालामुखी कैसे बनता है, वोल्केनो कैसे फॉर्म होता है। लूनी नदी, लूनी रिवर के बारे में पूछा गया है। हम भारतीय खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मध्य प्रदेश को हीरा खनन परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ आप माइंस के बारे में लिख सकते हैं कि जो पन्ना के जो हमारे माइंस हैं उसके बारे में कोट कर सकते हैं। किस योजना के तहत जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से योजना का नाम लिखना है, कोट करना है आपको, है ना। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या हैं। तो आर्सेनिक जो है इसके स्रोत पूछा गया है और आर्सेनिक से क्या इम्पैक्ट निकलता है वो भी आप चाहें तो यहाँ पे कोट कर बता सकते हैं। खतरों और आपदाओं के बीच अंतर क्या है, व्हाट इज द मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो बेसिकली मतलब आपको यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में हल्का कोट करना पड़ेगा। पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों के नाम बताइए। नेम द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर अर्थ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये भी एक प्रकार से ये डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। भू स्थानिक सूचना के अनुप्रयोग क्या हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 मार्कर है जिसमें लिखा है डिस्क्राइब ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो हिमालयकृत अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में इवेंटली मैंने याद होगा आपको 11 मार्कर क्वेश्चन लिखाया भी था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक क्लास में। इसके बाद अथवा है ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टोपोग्राफीज क्रिएटेड बाई प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय।
तो ये तो आपको प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा, प्रॉपर पूरा बताना पड़ेगा कौन सा मतलब कौन सा हिमालय कौन सा पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, है ना। एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन ओवर देयर। आउटर हिमालय कौन सा है, इनर हिमालय कौन सा है, मिडल हिमालय कौन सा है ना, उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। और साथ में ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण पीक्स हैं, कौन सी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, सारे डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द नेशनल वाटर ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ मालवा प्लेटू, मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इवन कि सॉइल मिट्टी कैसी है यहाँ पे, उसको बोल सकते हैं, किस तरह की फसलें यहाँ पे पाई जाती हैं, वो चीज़ें आप कोट कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन कोट ओवर हियर। मध्य प्रदेश से मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। ये भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है वैसे, सॉइल इरोजन इन मध्य प्रदेश, उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे कह सकते हैं। आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे तो नेशनल पॉलिसी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने अक्सर कहा है कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता करने पड़ेंगे, क्योंकि रिमोट सेंसिंग टॉपिक तो वैसे लिखने के लिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करो 15 मार्कर 11 मार्कर, सॉरी अब तो 15 मार्कर होते नहीं 11 मार्कर होते हैं, तो जब आप लिखना शुरू करो तो फिर वो काफ़ी लेंदी, मतलब आई मीन इट्स नॉट दैट ईजी कि आप उसको 2 पेज भर दो, है ना। तो इसलिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स जनरेट करके प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए उसके उपयोग का वर्णन कीजिए। मेंशन द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल डिवीजन ऑफ जीपीएस, डिस्क्राइब इट्स यूज। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो 11 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन हैं वहाँ पे लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको नोन रहे हैं, जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन में भी यदि हम बात करें कि जो पार्ट बी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वहाँ पे चीज़ें नोन रही हैं, लेकिन पार्ट ए पोर्शन में ज़रूर थोड़ा दिक्कत रही है। पार्ट ए पोर्शन में जो है चीज़ों को रिप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं था, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही डिफिकल्ट कह सकते हो आप। उसमें तो किसी को कुछ आइडिया भी नहीं होगी कि बेसिकली क्या है। जैसे कमोदी महोत्सव की बात करें या ख्वायातास क्या है, या इसके अलावा मिनी आयोग क्या है, बकास्ता क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालती हैं। बट एनीवे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अननोन क्वेश्चन नहीं रहे हैं। तकरीबन मैं कह सकता हूँ 5-6 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन को जब हटा दो 3 मार्कर में, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आइडिया तो लोगों को रहती है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर आप कर सकते हैं ना। तो ये रहा हमारा इस पेपर के एनालिसिस के बारे में। मैंने क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो हमारे बाद के वीडियो आएंगे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसके आंसर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे डिटेल फॉर्म में, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को एडवांस में ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया तरीके से पेपर दें, एंड आई होप सो कि आप बढ़िया तरीके से करेंगे। और हमारे जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं 2022 का, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से शुरू कर दें। यदि आप अगले 5-6 महीने तक यदि आप मेंस की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपके फाइनल सिलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करेगा। और जो लोग 2022 का मेंस देने वाले हैं उनको भी एडवांस में ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और भी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPPSC, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेंस के बैचेस भी हैं, आप उसे भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।